क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लैटिनम लिमिटेड है। अब बुक सबके पास है? अगर कैंडी किसी के पास नहीं है तो मुझे गुस्से से ना देखिएगा, साथ वाले से शेयर करना। और अगर साथ वाले के पास भी नहीं है तो किसी ऐसे साथ वाले के पास पहुंच जाए जिसके पास प्लीज बुक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बुक मेरे पास है, आप मेरे साथ करें, इंशाल्लाह डिस्पैच होगी नहीं, मैंने पता किया, होपफुली आज या कल तक मिल जाएगी। $19,000 प्रॉफिट लॉस में जाएगा। काइंडली मिस्टर नूरुल हादी, आप बेटा जो आपने लिखा है ये इस तरह पूछने के बजाय वहीं पढ़े जरा, इस तरह कंफ्यूज होंगे आप। मैंने पूरा लिखा है, 19,000 नेट प्रॉफिट लॉस में जाएगा और बस। कॉस्ट ऑफ परचेज में हरगिज नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। कॉस्ट ऑफ परचेज 25,000 से क्रेडिट हुई हुई, कॉस्ट ऑफ परचेज में से 25,000 निकलेगा, लेकिन रिकवरी वैल्यू होने की वजह से आपका लॉस 25,000 की बजाय 19,000 रह गया। चीजें मिक्स नहीं करें, अलग अलग प्लीज देखें। कॉस्ट ऑफ परचेज 25,000 से ही लेस हो रही है, एंट्री देखें, लेकिन नेट लॉस डेबिट क्रेडिट होके 25,000 माइनस 6,000 नेट 19,000 प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। सर प्लैटिनम लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, रिलैक्स रह कर पढ़ते पढ़ते कोई सॉर्ट ऑफ एक डायग्राम से बनाया करना जहन में। प्लैटिनम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय द नेम ऑफ अल्फा बीटा एंड zeta from a single production process. Following information is available from PL's records for the month of February 2022 2021 sorry 2012 February 2012। ये पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20। डायरेक्ट मटेरियल के आगे इंफॉर्मेशन करनी पड़े। 25,000 kgs at the rate of 25 rupees per kg। डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 15 पर आवर। और आगे बेटा आवर्स नहीं दिए हुए, रुपीज दिए हुए। 4,32,000 डायरेक्ट लेबर के रुपीज हैं। तो सोच के बता सकता है ये रुपीज बने कैसे होंगे? कुछ आवर्स होंगे और आवर्स को 15 रुपए से मल्टीप्लाई किया गया होगा। क्या यहां से हम आवर्स निकाल सकते हैं? पकड़े कैलकुलेटर। 4,32,000 बना कैसे होगा? आवर्स इनटू रेट इज इक्वल टू 4,32,000। इस तरह की वर्किंग्स बेतहाशा होनी है, साथ साथ मेरे वर्किंग्स फाइनल करनी है। आवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4,32,000 डिवाइड बाय 15। कितने थाउजेंड आवर्स काम हुआ है? 28,800 आवर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नॉर्मल प्रोसेस लॉस है 20% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड, नॉर्मल है। आगे बढ़े। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स अभी आपने निकाले? अगर 28,800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगी? ओवरहेड्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ओवरहेड्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब ओवरहेड से मीनिंग क्या है? हाँ जी, अभी कभी वर्ड्स अगर कम ज्यादा अकॉर्डिंगली हो रहे हैं तो एडजस्ट होना आपने। फैक्ट्री ओवरहेड्स, गुड्स को बनाने में कौन कौन सा खर्चा होता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एज स्क्रैप एट द रेट ऑफ 8 पर केजी। ये क्या गिवन है? ये क्या गिवन है? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन में आ जाएं। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस। प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड जीटा आउटपुट रेशो परसेंटेजेस में दी हुई है। अगर 100 kgs आउटपुट हुई है तो 75 अल्फा की है, 15 जो है बीटा की है और 10 जीटा की आउटपुट दी हुई है। किसकी रेशो दी हुई है? आउटपुट की रेशो दी हुई है। आउटपुट किसे कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज कितनी कितनी बनी है? अल्फा बीटा जीटा 75 55 15 और 10% रिस्पेक्टिवली बने हैं। नेक्स्ट उसके बाद इनकी सेल प्राइसेस पर केजी गिवन है। लास्ट पैराग्राफ में आ जाए रिक्वायरमेंट्स ऊपर। अल्फा इज फर्दर प्रोसेस्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹30 per unit before being sold in the market। जॉइंट कॉस्ट अंडरलाइन करना चाहिए। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो लिखा है बोल दें क्या लिखा है?
जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के मेरी तरफ जरा देख के बताएं कितने मेथड्स आपको पता है? दो पता है। फिजिकल क्वांटिटी मेथड है और सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड है। पेज नंबर 13 जरा बुक का निकालें, पेज नंबर 13। ये मेथड्स बड़ा असल में 3 है, लेकिन उस वक्त मैंने आपको 2 इसलिए बताए थे कि तीसरा जो मेथड है वो दूसरे ही की एक छोटी सी बस वेरिएशन है। मेन 2 ही मेथड्स है, लेकिन एक तीसरा मेथड ही यूज हो जाता है, वो सेकंड मेथड ही की एक वेरिएशन है। पेज नंबर 13 के दरमियान से थोड़ा सा नीचे एक हेडिंग ढूंढे, मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। कौन सा पेज है? इसमें दरमियान से थोड़ा सा नीचे एक मेथड्स की नाम लिखे हुए हैं। पहला मेथड कौन सा लिखा हुआ है? दूसरा कौन सा लिखा है? ये दोनों मेथड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें रीजनेबल आइडिया है। तीसरे का भी हमें आइडिया है, बस जो नई चीज है वो सुनने में अप्लाई करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट लिखा हुआ एनआरवी बेसिस। मेरी तरफ जरा देख के कभी एनआरवी का वर्ड सुना आपने? बताएं। मेरी तरफ जरा देख के एनआरवी का फॉर्मूला बताएं। इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। एनआरवी की एक छोटी सी डेफिनेशन ये थी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। शॉर्ट वर्ड्स कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। इस फिगर को आपस में नेट करके जो नेट आंसर आ जाएगा वो एनआरवी है। एनआरवी को फिर कॉस्ट से कंपेयर करते थे आप, और वो फिर IS2 की गेम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। तो एनआरवी की जरा डेफिनेशन फॉर्मूला दोबारा ज़हन में लें, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। वही फॉर्मूला यहाँ भी है, सवाई कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लग जाएंगे और वो वर्ड्स आपको फेमिलियर है, आप उससे मुझसे जरा सुन लें। यहाँ एनआरवी बेसिस का मतलब होगा कि आपने एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट लेनी है और उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी अगर गिवन है तो माइनस कर देना। सेकंड मेथड का नाम देखें जरा आप दोबारा। सेकंड मेथड क्या है? तो सेकंड और थर्ड मेथड में सिर्फ डिफरेंस क्या है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही आपने लेनी है थर्ड मेथड में भी, लेकिन अगर सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस हो, अगर सॉरी सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन हो, तो आपने एनआरवी मेथड में माइनस करके नेट फिगर जो आएगी उसकी बेस पे एलोकेशन करनी है। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस ही ना हो तो सेकंड मेथड और थर्ड मेथड में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब सेकंड मेथड की तरफ, सॉरी थर्ड मेथड की तरफ ब्रैकेट पढ़ना, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? सेल वैल्यू कौन सी लेनी है? सेपरेट ऑफ पॉइंट की एज इट इज, लेकिन अगर क्या अवेलेबल है तो उसे लेस कर देना है। अगर कौन सा मेथड हो, एनआरवी मेथड, तो अपने सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट में से सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी माइनस कर देना है। लेकिन अगर एनआरवी मेथड हो और सेलिंग एक्सपेंसेस ही ना हो तो इवन देन थर्ड और सेकंड मेथड एक ही हो जाएगा। इसको ज़हन में रख के वापस आए क्वेश्चन नंबर 4 में। और दोबारा करनी, आराम से परेशान हुए बगैर दोबारा पढ़ें किस मेथड से वर्किंग करवाना चाह रहा है। एनआरवी को दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ ब्रैकेट में, वही जो मैंने अभी बताया, पढ़ लें दोबारा। सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ लेंगे और उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी अगर गिवन होंगे तो माइनस करके जो एनआरवी आएगी उसकी बेस पे अपनी जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर देंगे। कुछ समझ आ जाएगा यहाँ तक? आए रिक्वायरमेंट पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह सॉल्व करके घर चलते हैं। लिखा हुआ है कंप्यूट द टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द February 2012 and also calculate the profit per kg for alpha and beta। कैसे सॉल्व करना है? रजिस्टर खोलना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ हैं मेरे? जी बिल्कुल ठीक है बेटा। आपने जो डेफिनेशन बताई है, मैंने जरा से थोड़ा शॉर्ट बोला, ये वर्क इन प्रोसेस वगैरह पे भी एप्लीकेबल होती है, तो सही आपने कहा। मैंने लेकिन अभी थोड़ी सी जरा शॉर्ट डेफिनेशन बोली है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें एनआरवी की बस इतनी ही डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, बाकी डेफिनेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी है और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी है, तो वो सारी चीजें अगर डिटेल में सोचना तो यकीनन है।
जी सर, ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पेज जरा छोड़ दें। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वर्किंग करनी है, फिर पर केजी प्रॉफिट निकालना है। आप पहले वर्किंग वाले पेज पे आके जो डाटा पड़ा है उसको जरा एक डायग्राम फॉर्म में थोड़ा सा अरेंज कर लेगा। बनवाइएगा कहीं सारे। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, फुल कंसंट्रेट पहले लिखा करें, पूरा क्वेश्चन अरेंज करवा दें आपके लिए सब कुछ। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं? दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या कॉमन प्रोसेस से ही जॉइंट प्रोडक्ट के साथ एक बाई प्रोडक्ट बन रही है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स? अल्फा, बीटा एंड बीटा। देन इसके नीचे जरा जो इंफॉर्मेशन है उसमें ऊपर जो टेबल बना हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल के सामने जरा क्वांटिटी मिल गई है। फरवरी के महीने में कितने केजी इनपुट हुए हैं? ये रॉ मटेरियल इनपुट होता है या आउटपुट होता है? तो 25,000 केजीज इनपुट है। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जरा कहीं ढूंढे, बाकी अमाउंट्स वगैरह की मैं बात करता हूँ। कोई लॉस एक्सपेक्टेड तो नहीं था? थर्ड लाइन, मटेरियल कंज्यूम्ड का 20% लॉस एक्सपेक्टेड था। कैलकुलेटर पकड़ा। तो 25,000 का 25,000 ही है ना मटेरियल, इसका 20% 5,000 तो प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉस हो जाना है, एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही डन। इसका मतलब अगर 25,000 केजीज इनपुट होगी और 5,000 केजीज लॉस हो जाएगा, तो आउटपुट बनेगी कितनी? प्लीज पहले देखें सर जी, कितनी इनपुट है सर? अगर लॉस ना होता, अगर लॉस ना हो तो फिर कितनी ही आउटपुट होगी? 25,000। लेकिन लॉस अगर 5,000 है तो कितनी क्वांटिटी आपकी आउटपुट बनेगी? 20,000। अब जरा नीचे वाले टेबल में जो नीचे बना हुआ, अब आपको एक आउटपुट की रेशो दी हुई है। कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट। आउटपुट रेशो, आउटपुट रेशो या इनपुट रेशो? तो व्हाट इज द क्वांटिटी आउटपुट? नहीं, व्हाट इज द क्वांटिटी आउटपुट? 25,000 या 20,000? मतलब 20,000 का मैं ब्रेक करूं 75, 15 और 10, या 25,000 का ब्रेक करूं? आउटपुट रेशियो आइडेंटिफाई करें वर्ड्स। आउटपुट रेशियो, आउटपुट होनी ही कितनी है? 20,000। 20,000। अब उस 20,000 में से 75%, 15% और 10% ब्रेकअप होना है। जो मैं चीज में समझाना चाह रहा हूँ ये है, 25,000 का ब्रेकअप करूं या 20,000 का करूं? आउटपुट के एंगल से परसेंटेज दी हुई है, तो कैलकुलेटर करनी पकड़े। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 15,000 केजी फिर अल्फा के होंगे। डन है सर। सिमिलरली 3,000 केजीज बीटा के होंगे एंड 2,000 केजीज जीटा के होंगे। यहां तक डायग्राम कंप्लीट कर लें, थोड़ी सी आगे जगह रखें। सॉरी 20। क्वांटिटीज काइंडली पहले पूरी कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों की फिगर समझ आई?
एनी कंफ्यूजन है? जीटा के साथ काइंडली बाय प्रोडक्ट लिखना है ताकि जब आप इसका ट्रीटमेंट करें तो आपको याद आ जाए कि बाय प्रोडक्ट के एंगल से फिर क्या ट्रीटमेंट करना है। नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइएगा जी। लास्ट लाइन लिख लिया आप लोग जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी सर जी, बस इसमें एक लास्ट चीज मेंशन कर लें, लास्ट पैराग्राफ पे जाए। कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस भी हो रही है, 30 रुपीज पर यूनिट है। सिर्फ डायग्राम में इतना मेंशन जरूर कर लें कि अल्फा को फर्दर प्रोसेस भी किया जाता है। फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाता है और उसकी फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट गिवन भी है। अच्छा, इस डायग्राम में सब कुछ भी लिखना जरूरी नहीं होता है, सब कुछ मीन्स उसे अगर रुपीस भी लिख रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम क्वांटिटी सामने आ जानी चाहिए ताकि जब आप वर्किंग कर रहे हो तो कम क्वांटिटीज आप यहाँ से देख सकें। तो मैंने अभी यहाँ शायद रुपीस कोई नहीं लिखे, रुपीस हम फर्स्ट पेज पे इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि वही हमारी शायद रिक्वायरमेंट भी है। एक नजर रिक्वायरमेंट जरा देखिएगा, हमने फाइंड आउट क्या करना है इस वक्त। इसके दो हिस्से हैं, बस फर्स्ट सेंटेंस पे रहे। हमने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी, तो वो फिर फिगर्स अब इस डायग्राम में लिखने के बजाय अपने फर्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं। डन है सर? तो अभी एक दो क्वेश्चन मेरे साथ शायद कल का दिन और लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद इंशाल्लाह आप क्वेश्चंस करने की पोजीशन में कुछ ना कुछ आ जाएंगे। आ जाए फर्स्ट पेज पे, अपनी जगह छोड़िए। बिजनेस नेम लिख लें, प्लैटिनम लिमिटेड। प्लैटिनम लिमिटेड। फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। किस महीने में वर्किंग कर रहे हैं? फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। इस तरह की फॉर्मेलिटीज काइंडली अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो याद रखिएगा लिखना। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 12। अब डेटा डेफिनेटली क्वेश्चन में डिफिकल्ट वे से दिया हुआ करेगा, लेकिन आपने बेसिक्स नहीं खराब करनी है। जॉइंट को डेफिनेटली हमें कंसिडर करना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे जरा फोकस रखें। बताएं क्या क्या ढूंढना चाहिए यहाँ? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ढूंढने सर, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ढूंढने जी, ढूंढने। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का डाटा है। डायरेक्ट मटेरियल केजीज दिए हुए, केजी का रेट दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर भी है, ओवरहेड्स भी हैं, फिगर्स लिखवाएं जरा एक एक करके। डायरेक्ट मटेरियल वर्किंग कर लो। डायरेक्ट मटेरियल 25,000 multiplied by 25, 625. Any confusion? Any confusion? Next one. डायरेक्ट लेबर के रुपीस सीधे दिए हुए हैं, इस वक्त आज की जरूरत नहीं है अभी। 4,32,000 रुपीज। डन है सर? नेक्स्ट वन, ओवरहेड्स चाहिए। ओवरहेड्स कितने गिवन है? सॉल्व करने पड़ेंगे, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। एक रेट दिया हुआ है 10 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। लेबर आवर्स के एंगल से एक रेट दिया हुआ है 10 रुपीज। लेबर आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कर लिए थे सबने? दोबारा मुझे वर्किंग करवा दें, लेबर आवर्स कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने? 4,32,000 डिवाइड बाय 15। एक आंसर लिखना जरा 28,800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2,88,000। 2,88,000 फाइंड द ओवरहेड शायद हो रहा है।
वर्किंग लिख लीजिएगा प्लीज। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? आर्स इनटू आर्ली रेट। यहां तक कैंडी टोटल करें। 134500। टोटल करें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठे यहाँ तक इकट्ठे हैं सर। यहाँ तक डायग्राम देखें, एक दो स्टेप शायद अभी और होने चाहिए। फुल कंसंट्रेशन। अगर 1345000 पे आ गए हैं तो सब लोग जरा डायग्राम में जाएं। पहुंच गए सर? सभी पहुंच गए सर? मेरे क्वेश्चन सुने गौर से। 1345000 इनिशियली कितने केजीज की कॉस्ट है? 25,000 केजीज ही की कॉस्ट। सोचा जरा कुछ, डायग्राम देखें। 25,000 केजीज इनपुट हुए थे, मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे। लेकिन क्या ये 1345000 25,000 केजीज पे ही एलोकेट होना है? उस 25,000 में अब क्या क्या इशू है? दो इश्यूज। सबसे पहला इशू 5,000 तो लॉस हो गया है। कौन सा लॉस हुआ है? क्या उसे कॉस्ट एलोकेट होनी है? लेकिन क्या उसकी कोई रिकवरी वैल्यू तो नहीं है? है। ढूंढे। क्या नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी है? लेकिन उसकी बेटा रिकवरी वैल्यू 8 रुपीज पर केजी गिवन है। ऐसे ही है। दोबारा आप 13,45,000 अपने रजिस्टर में देखें। 13,45,000 13,45,000 यकीनन 25,000 केजीज की कॉस्ट है। लेकिन उसमें से नॉर्मल लॉस के 5,000 केजीज अलहदा कर दें, 20,000 केजीज की कॉस्ट रह गई। अगर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ना होती तो फिर यही फिगर 20,000 केजीज की कॉस्ट रह जानी थी। लेकिन अगर रिकवरी वैल्यू है तो पहले लेस कर दें, फिर लेस करके 20,000 केजीज की कॉस्ट आ जाएगी। समझ आ रहा है किसी को? 8 रुपए पर यूनिट है। अपने रजिस्टर में आगे चलें, एक लेस करें जरा। यहाँ क्या लेस करने लगा हूं? अच्छा, इसका करें काइंडली उसी तरह जिस तरह कल क्वांटिटीज का साथ साथ रिकॉर्ड रख रहे थे, जरा साथ साथ मेंशन कर ले। मेरे ख्याल जरा अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी। पॉसिबल है? थोड़ा सा अगर छोटा सा करके लिख लो, क्वांटिटी साथ लिखें। इनिशियली ये 25,000 केजीज की कॉस्ट ही है, लेकिन आगे बढ़ाएं जरा। यहाँ से 25,000 में से 5,000 केजीज अब नॉर्मल लॉस के हैं। कॉस्ट तो इनके सामने नहीं आनी, लेकिन इनकी रिकवरी वैल्यू पर केजी अवेलेबल है। वर्किंग कर रहा हूं। 5,000 केजीज मल्टीप्लाइड 8 रुपीज पर केजी मिल गया सबको। 40,000 की एंट्री सोच के बतानी है इस सरकमस्टांसेस में। हिम्मत। कैश या रिसीवेबल डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यहां जरा वर्ड्स चेंज हो गए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लॉस हो रहा है। मैंने तो कहा था नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, तो ये कॉस्ट है भी नहीं। ये क्या चीज है? इसकी जरा कहीं अगर एंट्री लिखी जा सके लेफ्ट राइट साइड पे जगह बनाए जरा। कैश डेबिट बिल्कुल जगह वाली बात कोई भी नहीं है बेटा। अगर बिल का रजिस्टर मुझे दिखाएं, मैं बताता हूँ कहाँ जगह है। सारा रजिस्टर खाली भी नहीं आता। कैश डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट मैंने तो कहा था यार प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। ये चीजें मिक्स अप नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसे परेशान रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है इसलिए मैं उसके एंगल से लिख रहा हूँ। कैश या रिसीवेबल डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट।
कितने से? 40,000 से। एनी कंफ्यूजन? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, यहां तक एक आंसर बताएं। 1305,000। इसके सामने अब केजीज कितने रह गए? 20,000 केजीज। इसका नाम लिख लें जरा साथ, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिलहाल। यहां तक लिख के जो लोग हजरात लिख रहे हैं, दोबारा डायग्राम में जाएं। कहां तक पहुंच गए हैं सोच के बताएं। डायग्राम के मुताबिक कहां तक हो गया है? 25,000 में से 5,000 का ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। अब इस 20,000 में से क्या क्या निकला है? अल्फा भी निकला है, बीटा भी निकला है और जीटा भी निकला है। तो ये जो 13,05,000 कॉस्ट आ गई है, ये अल्फा, बीटा और जीटा में अब एलोकेट हो जाएगी। इसका जवाब यस नहीं था, इसका नो है। अल्फा, बीटा, जीटा भी की गेम पे अब शुरू करें जरा। क्या उन प्रोडक्ट्स में से एक बाय प्रोडक्ट निकल आई है? तो बाय प्रोडक्ट पे भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, नहीं होनी। मैं अब सेंटेंस पूरा कर चुका हूं भाई। मैं जरा चाह रहा हूँ अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए। बाय प्रोडक्ट पे भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, ठीक है। अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो उसका ट्रीटमेंट होता है। दो होते हैं ट्रीटमेंट्स, उसके अदर इनकम भी बन सकती है और जॉइंट कॉस्ट में से नेट भी हो सकती है। अपना क्वेश्चन पढ़ें और देखें क्या क्वेश्चन में कोई रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बताया हुआ है? नहीं बताया। कहाँ बताया? ट्रीटमेंट कहाँ बताया? ट्रीटमेंट कहाँ बताया? वैल्यू तो ठीक है, ट्रीटमेंट अदर इनकम बनानी है या नेट ऑफ करना है? नहीं, वो आपकी बात ठीक है बेटा। बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू के दो ट्रीटमेंट्स हैं, अदर इनकम भी है और प्रोडक्शन कॉस्ट में से नेट भी है। कल वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पिछला पेज में है, उसका पॉइंट नंबर 5 पढ़ें। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ये पूरी बात है सही कॉन्टेक्स्ट में याद करें। पॉइंट नंबर 5 में वी बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बताया हुआ था। उसी तरह अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बाय प्रोडक्ट जीटा का ट्रीटमेंट क्या होना है, अदर इनकम बननी है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेट होना है, नहीं बताया हुआ है। लेकिन हमें पता है, रजिस्टर में ढूंढने कहाँ ट्रीटमेंट की हेडिंग लिखी हुई है। ढूंढे ढूंढे रिवाइज करें जरा प्लीज, ढूंढे ढूंढे ढूंढे। हाथ थक जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं थकेंगे, ढूंढ के देखें। हाँ जी, वहां पे दो ट्रीटमेंट्स डिस्कस होने के बाद एक नोट लिखा था हमने। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट भी डिडक्शन वाला ही होता है। नॉर्मल लॉस में तो डिडक्शन वाला ही है, लेकिन बाय प्रोडक्ट में अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट डिडक्शन वाला ट्रीटमेंट ही करना है। दोबारा डायग्राम में क्वेश्चन नंबर 4 की डायग्राम, अल्फा बना, बीटा को बनाया, जीटा बन गई, लेकिन जीटा वाज अ बाय प्रोडक्ट, देयरफॉर कॉस्ट उसे भी एलोकेट नहीं होनी है, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू लेस करने के लिए क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, वापस अपनी स्टेटमेंट में आ रहे हैं जहां बना रहे हैं आप। और फाइनल एक स्टेप करें, लेस क्या? रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, रिकवरी वैल्यू बाय प्रोडक्ट जीटा। इसके वजह से रिकवरी वैल्यू है ही नहीं, मुझे तो लग रहा है। कहाँ है? कहीं नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हाँ जी, इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू ढूंढने की कैंडी, नीचे वाला जो टेबल है उसमें 52.5 रुपीज ईटा की एक सेल प्राइस दी हुई है, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल रही चीजें आपको, आप फुली इन्वॉल्व रहा करें, फील लाइक इन क्लास। ये क्वांटिटी बताएं जी कितनी है? तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 52.5 इज इक्वल टू 105,000 की डबल सोच के पूरी बोलनी है।
फंस गई एंट्री, दोबारा प्लीज। फंसी हुई एंट्री है, फंसी हुई। सेम एंट्री है बेटा, सेम। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की ट्रीटमेंट है वही इसका है। तो यहाँ भी कैश डेबिट है और नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट है। इसके सामने क्वांटिटी आ जाएगी 2000, वो भी लेस हो जाएगी। तो फाइनली सॉल्व करें जरा। 1.2 मिलियन फाइनली जो है ना, ये वो नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो 18,000 kgs ऑफ अल्फा एंड बीटा पे एलोकेट होनी है बेस्ड ऑन एनआरवी मेथड। हिम्मत अभी 18,000 फाइनली किस किस की क्वांटिटी रहेगी? डायग्राम देखें जरा। अभी अल्फा और बीटा की कॉस्ट बस 12 लाख फाइनली रह गई। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइनल फिगर नाउ? नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड लिखूंगा, नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट which is to be allocated between alpha and beta based on their respective NRVs. मेरी रिक्वेस्ट पे काइंडली जो लिखा है रिवाइज करें, और रिवाइज डजंट मीन्स टाइम देखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी प्लीज, अगर कोई कंफ्यूजन है वो भी बता दें, अगर नहीं है तो काइंडली एक दफा फाइनली बता दें कोई अगर समझ आ गया। जी सर, ये नोट कर लिया सब? एनी क्वेश्चन एनीवेयर? चले रिक्वायरमेंट देखें। एक दूसरा पार्ट अभी रहता है इसका, पार्ट तो नहीं शायद एक ही सेंटेंस में। क्या किया अभी तक हमने? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट में कहता है कैलकुलेट आल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट पर केजी ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो पर केजी कैसे कैलकुलेट होना है ये इंशाल्लाह फिर मिलजुल कर डिसाइड करते हैं। आपको ये पता है प्रॉफिट तक कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? सेल माइनस एक्सपेंसेस, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिला। अभी है 5-7 मिनट है, स्टार्ट तो करो, जितना को होता करो। प्रॉफिट हेडिंग बनाए, प्रॉफिट पर केजी ऑफ अल्फा एंड बीटा। असल में ये रैंडम भी एलोकेशन नहीं शुरू कर देनी चाहिए कि एलोकेशन कर लेते हैं। क्यों कर लें? जब जरूरत पड़े तब कीजिएगा। तो अभी उसने प्रॉफिट का है, देखते हैं कि जरूरत भी पड़ती है नहीं। प्रॉफिट अगर जेन में लाना हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं सॉर्ट ऑफ। अल्फा बीटा दोनों है, पर केजी डेफिनेटली करना है, लेकिन पहले इनिशियली आप टोटल फिगर्स की बेस पे कर लो। कॉलम्स बना लें जिसका शायद कल वर्किंग कर रहा था। अल्फा बीटा प्लीज साइलेंस। जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स। छोटे छोटे इश्यूज रिजॉल्व अराइज होंगे इन क्वेश्चंस में, उनको रिजॉल्व करना है। जी सर, कितने केजीज अल्फा बीटा के सेल हुए? कितने केजीज अल्फा बीटा के बने? डायग्राम 15,000 3,000, 15,000 3,000। कितने बने?
नहीं बेटा वो तो टोटल भले नहीं यार, 18,000, 15,000, 3,000, कितने बिके, कितने बचे, इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। तो अगर स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम के स्टॉक्स नहीं है। स्टॉक्स तभी अज्यूम कर सकते हैं हम जब स्टॉक का बताए। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम के स्टॉक्स नहीं है, और स्टॉक्स ना होने का मतलब प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल। एक सेकंड के लिए जरा ये पॉइंट जो मैंने बोला, ये जरा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे लिखा हुआ है, वो जब करेंगे इंशाल्लाह वो भी डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 होना कहीं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ध्यान में रखने हैं अपने। रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा हुआ है जहाँ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है शायद जी। पहला तो वो छोड़ दे, वो तो बात होगी हुई है। सेकंड पॉइंट इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। इफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक्स देन अज्यूम स्टॉक्स आर निल। अपने जहन में फिनिश गुड्स के एंगल, हिम्मत हिम्मत, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फैक्ट्री में फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स हो सकती हैं। फिर प्लस नहीं, अमाउंट्स की जगह जरा प्रोडक्शन के एंगल सोचना जरा, यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स होंगे या प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे। और जब हम एक वर्किंग नहीं कर रहे, जरा वर्किंग नंबर 5 निकालें जो कल की है, वर्किंग नंबर 5 जो जी की है कल, सॉरी 4 वर्किंग नंबर 4 जो जी की कल कर रहे थे, उसमें बेटा मैंने लिस्ट बनाई थी यूनिट्स के एंगल से। तो अगर हम सोचें ये स्टॉक के यूनिट्स ही हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस यूनिट्स। अब क्रेडिट साइड सॉर्ट ऑफ जेन में लाए लेजर की, क्रेडिट साइड पे सोल्ड यूनिट्स आएंगे या प्रोड्यूस आएंगे। प्रोडक्शन होने से यूनिट्स बढ़ जाएंगे और सेल होने से हमारे स्टोर रूम में से कम हो जाएंगे। तो चार चीजें तरह एक लेजर बना के जेन में रखें फिनिश गुड्स का। ब्रॉट डाउन यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोड्यूस या प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स। हो सकता है ऐसे, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक भी ना हो और क्लोजिंग स्टॉक भी ना हो तो इट मीन जितने प्रोड्यूस हुए होंगे उतनी सेल भी हुए होंगे। ऑब्वियसली अगर पता चल जाए स्टॉक्स हैं तो हम कोई सॉर्ट ऑफ लेजर भी बना सकते हैं वर्किंग करने के लिए। लेकिन अगर स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज क्या मतलब होगा इस लाइन का कि जो प्रोडक्शन है वही सेल भी है। याद रहेगा सेंटेंस। अगर स्टॉक्स नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है स्टॉक्स की, तो स्टॉक जीरो हो गए। और स्टॉक जीरो होने की सिग्निफिकेंस क्या है कि फिर जो बने होंगे वो सारे बिके, वही सारे बिक गए होंगे। यकीनन दोबारा डायग्राम देखें, 15,000 और 3,000 बने हैं या बिके हैं? बने तो हैं, बने तो हैं, लेकिन स्टॉक्स की का ना पता होने की वजह से इतने ही बिक भी अल्हम्दुलिल्लाह गए होंगे। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूं। क्या समझ आई है? वही वही बोल दे एक सेंटेंस अपने 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 वर्ड में बोल दे। सिर्फ एक वर्किंग करवा के उठेगा। देयरफॉर अल्फा के सोल्ड यूनिट्स बताएं 15,000 और बीटा के 3,000। अल्फा बीटा हेडिंग्स लिखने चलो। सेल्स के साथ डैश लगा के लिख लें अल्फा एंड फिर बीटा, दोनों के ब्रैकेट्स में वर्किंग करें 15,000 एंड बीटा 1,000। सेल प्राइस पर यूनिट बताएं, ढूंढे इनमें टेबल में 95 रुपीज पर केजी एंड 175। मिल गए फिगर्स? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कहीं ढूंढ लें। 95 रुपीज पर केजी एंड 175 रुपीज पर केजी। कर दें सॉल्व। 95 एंड 175 आंसर आ जाएगा रिस्पेक्टिवली हमारा। ये अल्फा का बताइएगा 1425 1425 000 525 जी। जहां तक हो सका है कोई कंफ्यूजन लेके तो नहीं घर जा रहे। खुशी की बात सिर्फ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, जिस तरह भी जा रहे हैं खैर है।
कोई नहीं, इस तरह नहीं कि कैंडी जाए, रोज का रोज साथ साथ फाइनल करके उठे जी। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही थी सर? अल्फा बीटा जीटा बाय प्रोडक्ट की लॉस भी हुआ था। 12 लाख की वर्किंग रिवाइज कर लें, क्लियर हो गई थी। कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन? चले सर, फिर एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे थे, कंप्लीट करवा दो। प्रॉफिट पर केजी फाइंड आउट करना था अल्फा बीटा का, उसके लिए मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहा था। क्या फाइंड आउट कर लिया था? सेल्स की फिगर कैसे आती है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अगर स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर क्या चीज किसके बराबर ही होगी? प्रोडक्शन सेल के बराबर ही। ये 15,000 और 3,000 केजीज प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ये फिर सेल भी हो गए होंगे। ठीक है सर, चलें आगे। सेल के बाद क्या लिखते हैं? लिखे एडिंग कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है? तो ओपनिंग स्टॉक है तो नहीं, लेकिन लिख के डैश लगाइएगा। अगर होता फिनिश गुड्स का तो वो लिखते। ठीक है, प्लस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कहीं ढूंढ के बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पता? कहीं ढूंढ के बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पता है सर? बताएं, कोई अमाउंट बोले। 12 लाख फाइनली, 12 लाख, 12 लाख नहीं, एक मिनट, 12 लाख, 12 लाख फाइनली 12 लाख रहेगी ना। लेकिन हमने बड़ा क्योंकि प्रोडक्ट वाइज वर्किंग करनी है, इसलिए क्या इस 12 लाख को एलोकेट तो नहीं करना पड़ेगा। इस जॉइंट कॉस्ट ने अल्फा और बीटा में एलोकेट होना है बेस्ड ऑन विच मेथड? ढूंढे 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 एनआरवी मेथड। आता है याद कुछ? क्वेश्चन के में पढ़े जरा। जॉइंट कॉस्ट की अब एलोकेशन करनी हमें पड़ेगी ताकि हम अलग अलग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट कर सकें, और उसके लिए हमें कौन सा मेथड का हुआ है? एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड ब्रैकेट में पढ़े क्या होता है? सेल वैल्यू सेपरेटर पॉइंट ही लेनी होती है, लेकिन अगर सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल हो तो फिर माइनस करके एनआरवी आएगी, उसकी बेस पे एलोकेशन होनी है। तो आ जाए जरा एलोकेशन टेबल बनाएं। ये जहां हम वर्किंग करें थोड़ी सी जगह छोड़ लें, इसके नीचे भी ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह 4-5 लाइनें रख लीजिएगा। एलोकेशन टेबल पे एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। काइंडली रोज पढ़ते हैं उसे थोड़ा सा रिवाइज किया करें, कुछ यूज टू होना शुरू हुए चीजों से। हर गुजरते दिन के साथ पिछला जो पढ़ा है वो आसान लगना चाहिए, और डेफिनेटली जो आगे पढ़ेंगे वो पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ साथ पिछला आसान लगना चाहिए। ये ना हो पिछला पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है और आगे देखी जाएगी, ऐसे नहीं हो सकेगा। तरीका यही रखें काइंडली, पहले क्लास में सीरियसली पढ़ा करें, फिर घर जाकर जरूर रिवाइज किया करें, और घर के लिए अगर कोई होमवर्क है तो उसे कंपलसरी समझा करें। जैसे जी एलोकेशन होनी है जॉइंट कॉस्ट की, टेबल हम कुछ क्वेश्चन में बनाते रहे हैं, तो स्टार्ट करवाएंगे जरा क्या करें? प्रोडक्ट नेम लिखवाएंगे, अल्फा एंड बीटा। जीटा भी तो यार बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो या अदर इनकम या डिडक्शन कर सकते हैं,
क्वेश्चन साइलेंट था तो हमने डिडक्ट कर लिया हुआ है, तो सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारी बहस में रह गई। देन फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कहां से मिलेंगे, अपनी डायग्राम देखें। 15,000 और 3,000। देन पॉइंट जहन में लाएं, क्या क्वांटिटी की बेस पे एलोकेशन करनी है? अगर करनी होती तो यहीं से हो जाती, लेकिन हमें किस मेथड पे करनी है? तो एनआरवी तक जाना है, लेकिन तरीका क्या होगा, पहले सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ ही बनानी है। तो नेक्स्ट कॉलम में बताएं क्या लिखेंगे, सेल प्राइस पर यूनिट। अब कुछ फिगर्स अवेलेबल होगी, मैं ढूंढ लें इधर ही, ऊपर नीचे वर्किंग हुई भी है। 95, क्या इस क्वेश्चन में यूनिट्स केजीज में है? वो तो पर केजी है, और ये 15,000 और 3,000 यूनिट्स है। ना करिए यार, उस दिन जब मैंने ये बात की थी तो सब मेरे पे हंसे थे। ना करो यार, यूनिट्स किस डिनोमिनेशन सॉर्ट ऑफ में है? केजीज में है, केजीज में ही यूनिट्स है। कितने केजी इनपुट हुआ है, डायग्राम देखा कर, केजीज ही है ना, केजीज ही है, तो केजीज ही है, बाद में ठीक है वो यूनिट्स, केजीज यूनिट्स। ओके 95। नेक्स्ट कॉलम का नाम बताएं। मेरा, हाँ ठीक है, डायग्राम देखा करें यहाँ, डायग्राम कोई देखा करें यार, मैं रोज ही करता हूँ, हर स्टेप पे डायग्राम करता हूँ, डायग्राम तो है ही नहीं कहीं। डायग्राम, अगर आप इन यूनिट्स प्रोड्यूस को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की अभी सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ नहीं आएगी, उससे फर्दर प्रोसेस होना। हाँ किसकी आ जाएगी, तो फाइनल सेल वैल्यू शायद बेहतर वर्ड रहेगा, है इन फाइनल सेल वैल्यू, फाइनल सेल वैल्यू। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, आप लोग लिखे हेडिंग, सॉरी मैं जरा भी स्टार्ट जरा करता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं प्लीज, क्या करें बेटा, वर्किंग साथ साथ बता दो चलो क्या करें। मल्टीप्लाई करें जब थर्ड कॉलम बना, मैं एक मिनट जरा आप जरा सामने ये फाइनल सेल वैल्यू से मीनिंग क्या होता है, फाइनल सेल वैल्यू आफ्टर ऑल प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, आंसर्स बताइएगा जरा। 1/425,000 525,000। अभी टेबल्स वगैरह बनाते हुए सारी सीक्वेंस को मेंटेन रखना आपने। जी सर, कोई फर्दर प्रोसेसिंग का इशू है? किसके लिए नहीं है, किसके लिए है? तो फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, डाटा अवेलेबल अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ। अल्फा के बारे में बेटा बताया हुआ था कि 30 पर यूनिट पे उसे फर्दर प्रोसेस किया जाता है। अल्फा इज फर्दर प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज पर यूनिट। अब 30 रुपीज पर यूनिट की बेस पे अल्फा की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ सकती है, कैसे अप्लाई करें, माइंड अप्लाई माइंड। कितने इसके यूनिट्स हैं, 15,000, वर्किंग लिखें, ब्रैकेट वगैरह में वर्किंग लिखते हैं, 15,000 इंटू 30, 15,000 इसके यूनिट्स हैं, 30 रुपीज पर यूनिट इसका रेट है फर्दर प्रोसेसिंग का, विच मीन्स मेरा ख्याल है 4,50,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बन जाएगी इस डाटा के बेस पे। ठीक है फिगर।
बीटा के सामने डैश क्यों? विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। देखते जाएं, कॉलम्स बनाते जाएं, जहां महसूस हो कि जगह खत्म हो गई है तो नेक्स्ट स्पेस आपकी है नीचे। जी कौन सा कॉलम आ जाएगा? हाँ जी ठीक है, assumed sale value at split off। assumed sale value at split off कैसे कैलकुलेट होगी फिगर? फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 975,000 and 525,000। एक मिनट, नहीं नहीं बता भी आराम से। 975,000 एंड 5,25,000 तक आ जाए। नहीं एक जस्ट मिनट थोड़ा सा मेथड अब डिफरेंट है, ठीक है, वो शायद इसकी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जरा रिवाइज करना था। मेथड का हमारा है एनआरबी। अभी ये फिगर आई है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। अगर फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में होते तो एक और कॉलम बनता, सेलिंग एक्सपेंसेस लिखते, फिर जो फाइनल फिगर आती है एनआरबी की, उसका टोटल करके 12 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन क्या ना होने की वजह से एनआरबी मेथड क्या ही बन गया है, सेलिंग एक्सपेंसेस ना होने की वजह से एनआरबी मेथड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड ही है। इन अदर वर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस क्योंकि जीरो है तो यही फिगर्स एनआरबी भी है। लेकिन काइंडली क्या भी जहन में आना चाहिए, अगर एनआरबी मेथड है सेलिंग एक्सपेंसेस वो ठीक है, अवेलेबल अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम फिर डैश ही कर सकते हैं, और अदर देन के डैश लगा के कॉलम बनाए, मेरे ख्याल ऐसे टाइम वेस्टिंग है। बात बारह समझ आ गई? क्वेश्चन देखें, सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है, अवेलेबल है, अगर होते तो क्या करते बोल दें, और ना होने की वजह से यही टोटल कर लें, और फाइनली 12 लाख रुपीस ऑफ जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दें बिटवीन अल्फा एंड बीटा। 12 लाख रुपए क्लियर होना चाहिए सर सबको। कल हमने वर्किंग कर ली हुई थी फर्स्ट, करें जी टोटल सॉल्व कर लें आप लोग, मतलब मैं लिखता हूँ, आपसे पूछ के लिखता हूँ। ये ठीक है वैसे, ठीक है फिगर 780,000 शायद आएगी और 420,000 आएगा जी। एलोके ज्वाइंट कॉस्ट ये है, उसके बाद फिर अभी दोबारा देखते हैं। 975,000 डिवाइड बाय 15 लाख, तो एक का वर्किंग लिख लिया कि मेरे ख्याल अभी भी है। ये शायद सब आपकी कल वाली वर्किंग है सर, 12 लाख आपकी कल वाली वर्किंग है, रजिस्टर में देखिएगा। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हुई थी, नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट से पहले मिल गया शायद 780,000 एंड 420,000, या 12 लाख रुपए में से रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा का शेयर आ गया है। ओके सर, कंप्लीट है। अब जरा स्टेटमेंट देखें जो बना रहे हैं, तो खुद से भी अब डिसीजन लें। कहाँ रुके थे हम? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ अल्फा बीटा ढूंढना चाह रहे थे, तो जरा टेबल देखें, कुछ फिगर्स नजर आना शुरू हुई है, देखें गौर से देखें, बताएं अल्फा की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नहीं 780 नहीं है, 780 नहीं है। डायग्राम देखें, ये तो सिर्फ जॉइंट कॉस्ट का शेयर आया है अभी, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अल्फा शुड बी सम ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये चीजें डायग्राम इसलिए बनाई है कि सीक्वेंस पता चल जाता है। 12 लाख में से 780,000 शेयर आ गया है, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ढूंढने कितनी है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ अल्फा आ जाएगी, और बीटा डेफिनेटली जो है उसकी क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, तो 4,20,000 ही उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी। साथ वर्किंग वन कोई हेडिंग करें ये एलोकेशन टेबल के लिए, या वर्किंग टू जो भी है, वन ही मेरे ख्याल है।
अगर डायग्राम को अपने वर्किंग 1 का था तो 2 कर लो। अल्फा की लेकिन फिगर लिख लीजिएगा कैसे बनी है टोटल। 780,000 प्लस 4,50,000 1,230 1,230,000 और बीटा में 4,25,000 सॉरी 4,20,000। कंसंट्रेशन का बाल काम है, कंसंट्रेट करेंगे, सीक्वेंस रखेंगे, हर चीज साथ साथ कोशिश करेंगे तो बात बनेगी। आई होप कि बात बन रही है, बन चुकी है, यहां तक बन चुकी है। नेक्स्ट क्या ढूंढे? क्लोजिंग स्टॉक डेफिनेटली नहीं है, लेकिन मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके ज़हन में चीजें सेट हो। ठीक है, होता नहीं है, नहीं है नहीं। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स तो फिर माइनस करें सेल से टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट तक इकट्ठे होने प्लीज सर। कॉस्ट ऑफ सेल समझ आ रही है? दोबारा मैंने लिखी है, अब इसे ब्रैकेट क्यों लगा दी मैंने? कहां से? सेल से, तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट तक इकट्ठे कर ले, अपनी वर्किंग कर ले। सेल है 1425 माइनस 1230, 1,95,000 सेल ऑफ अल्फा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अल्फा, gross profit of alpha 1,95,000 and 105,000 gross profit of beta ग्रॉस प्रॉफिट से आगे सोचे जहन में, कोई अदर इनकम ढूंढे। बाय प्रोडक्ट है तो सही, है तो सही, है तो सही। कौन सा ट्रीटमेंट हो गया हुआ है? रिडक्शन वाला हो गया हुआ है। कोई अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल में ढूंढे तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस अदरवाइज बाइनरी लिमिटेड वगैरह में थे, यहां ना होने की वजह से फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट फाइनली हमारा इस डाटा के बेस पे नेट प्रॉफिट है। समझ आ जाएगा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अदर इनकम है नहीं, जो बाय प्रोडक्ट थी उसका जो रेवेन्यू है वो प्रोडक्शन कॉस्ट नेट हो गया हुआ है, और सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, यही ग्रॉस प्रॉफिट फाइनली नेट प्रॉफिट भी है। लेकिन एक काम रहता है, जरा क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग देखें, सॉरी इस प्रॉफिट वाली वर्किंग की हेडिंग देखें, पर केजी तक पहुंचना हमने, पर यूनिट पर केजी तक, तो उसका भी तरीका जरा फाइनल कर लें यार। 1,95,000 अब क्या है? ये प्रॉफिट आया, ये कितने यूनिट्स का प्रॉफिट है? लेकिन यहाँ जो 15,000 है ये प्रोडक्शन वाले 15,000 है या सेल वाले? क्या प्रॉफिट चीजों को बेचने से होगा या बनाने से? डेफिनेटली यहाँ डिफरेंस नहीं है क्योंकि स्टॉक्स नहीं है, प्रोडक्शन सेल सेम लग रही है, लेकिन शायद एक छोटा सा अगर फॉर्मूला बनाना है जहन में तो प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होना चाहिए, ये चीजें बेचने से प्रॉफिट होगा। तो 15,000 और 3,000 को यहाँ जो हम डिवाइड करेंगे वो एज अ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के एंगल से करेंगे। एक लास्ट वर्किंग लिख लें, अल्फा का ग्रॉस प्रॉफिट पर केजी आ जाएगा 195,000 डिवाइडेड बाय 15,000, और बीटा का, हाँ जी एक सेकंड सॉरी 105 डिवाइडेड बाय 3,000 मिलियन फिगर्स, फाइनली आंसर शायद 13 एंड 35, 13 पर केजी एंड 35 पर केजी। एक केजी को बेच के फिर देखो 13 और 35 रुपीस पर केजी का हमें प्रॉफिट हो रहा है।